नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब अमित मालविया साहब का बड़ा रोंदू सा एक ट्वीट आया है, रुदाली ट्वीट आया है विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए कि हाय हाय दैया, हमारे साथ तो धोखा हो रहा है इस देश में। किस बात पे उन्होंने ये ट्वीट किया है? एनडीटीवी के एक्सपर्ट्स ने एक स्टडी करी, शिव थरूर ने ये पूरी एक रिपोर्ट दी। व्हाई इज झारखंड स्टूडेंट अपराइजिंग स्ट्रगलिंग फॉर विजिबिलिटी ऑनलाइन? Is it a Instagram blackout or algorithm blind spot फलाना फलाना? शिव थरूर ब्रेक्स डाउन द डेटा एंड डिकोड द डिजिटल मिस्ट्री अपने एक्सपर्ट्स के साथ। इन्होंने कुछ लोग वहां पर बिठाए थे। तो कुल मिलाकर उसमें जो चीज सामने आई वो ये आई साथियों सामने कि जो झारखंड का प्रोटेस्ट है, जब वो शुरू हुआ था तो एवरेज करके एक रील को 2.8 लाख व्यू मिल रहा था जब वो शुरू हुआ था। और 10 अगस्त आते आते जब विधानसभा का घेराव हुआ तो वो बिल्कुल बैठ गया। उसके विपरीत जो दिल्ली के कीवर्ड्स हैं, दिल्ली सीजेपी प्रोटेस्ट कीवर्ड से सर्च किया जाता है, लगभग इंडिया के यूजर्स 48 करोड़ इंस्टाग्राम पे बताए गए हैं। एज पर रिपोर्ट 5240 रील बनाई गई 3100 अकाउंट्स के चलते। वो 0.001% जिनको टोटल व्यू लगभग 2 करोड़ के करीब मिला। और एंड आते आते रांची स्टूडेंट को जो व्यू मिले 290 रील पर, वो लगभग 6 लाख मिले। यानी शुरुआत झारखंड के प्रोटेस्ट की ज्यादा अच्छी हुई थी, एंड में गिरावट आई। और उधर जंतर मंतर पे शुरू में कुछ नहीं था, आप लोगों को पता है, लेकिन धीरे धीरे जो पाइलॉन हुआ, जो पिकअप किया, वो जब धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन किया उस दिन जिसने भी इस मुद्दे पर रील बनाई और सीजेपी के पक्ष में बनाई तो लगभग 3 लाख, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड रिपोर्ट है, आसान भाषा में बता रहा हूं, 3 लाख व्यू पर रील मिले। तो जब एनडीटीवी ने यह ट्वीट किया तो रुदाली बन के आए अमित मालविया। ये काम जो इनको करना चाहिए था वो एनडीटीवी कर रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। तो वो बोल रहे हैं रोते रोते, दिस इज ए लेजिटिमेट क्वेश्चन फ्रॉम मीटा। लाने कह रहे हैं कि मीटा से ये बड़ा नैतिक सवाल है कि उस पर जो एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो किसी कंटेंट को बूस्ट करते हैं और किसी कंटेंट को बिठा देते हैं। झारखंड का प्रोटेस्ट इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जो जंतर मंतर को, आसान भाषा में बता रहा हूं, माने उन्होंने ये भी कहा कि जो मीटा एंड ऑल है ये झारखंड प्रोटेस्ट को सप्रेस करने यानी दबाने और कुचलने में जो इनकी तस्वीर सामने आई है जंतर मंतर पे, उससे बिल्कुल उल्टी थी। अच्छा, मुझे ये नहीं पता कि अभी सरकार में इनका ये हाल है, कहीं ये विपक्ष में बैठ जाएंगे तो ये इंडिया अलायंस इनका करेगा क्या, इनकी हालत कैसी करेगा? भाई अपना भविष्य भी सोचना चाहिए ना आपको अमित मालविया भाई, कि आपका फिर भविष्य कैसा होगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं साथियों, तो मैं इतना बता दूं अपने सोशल मीडिया के एक्सपीरियंस से कि जितनी तकलीफ आपको मोदी जी की रील हटने और लगने से हुई, उतनी अगर आपको आपके चाहने वाले जो तर्क के साथ बात कर रहे थे, चाहे झारखंड हो चाहे जंतर मंतर हो, जो नैतिकता के सवाल उठा रहे थे, जंतर मंतर पर जो हो रहा था, उस टाइम अगर आप इतने विचलित हो जाते जितने प्रधानमंत्री की रील को लेके हो गए, तो शायद प्रधानमंत्री की रील बनने की नौबती ना आती। सारे आपके समर्थक ही इस पूरे आंदोलन को निपटा देते। लेकिन या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, या कभी कभी जब आप गड़बड़ाते हैं तो फिर आप गड़बड़ाते जाते हैं। ये आप लोगों के साथ एक मुझे समस्या लग रही है। तो जो आप ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, ये आप शिकायत किससे कर रहे हैं? मैं जाऊं मीटा के पास शिकायत लेकर? ठीक, अब हमने शुरू में 1.5 महीना पहले ये सुना, तो 1.5 महीना भी हो रहा होगा शायद, कि सरकार इस पर बड़ा ध्यान दे रही है और सबकी ट्रैकिंग हो रही है, इन्फ्लुएंसर रडार में हैं। भैया उनको रडार में लेके कब आओगे? 2029 के बाद आओगे क्या, या 2027 की? जनता देखो, जब एक खबर ट्रेंडिंग में होती है तभी उस खबर पे कंटेंट दिया जाता है। अमित मालविया, अब तुमको यार अभी तक इतना ही नहीं पता, कहो मुझसे मिलो, मैं तुम्हें आसान भाषा में समझा दूं। ठीक, तो अगर तुम 4 महीने बाद बताओगे कि इस इन्फ्लुएंसर को पैसा दिया गया था वगैरह वगैरह, और अगर ये सच था
तो तुमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेना चाहिए था, कह के कि तो ये तो फेक पार्टी चल रही है। मैंने बहुत से रील देखे जो कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ हैं। मुझे ऐसे लोग बड़े मूर्ख लगते हैं, बड़ी फूटी कौड़ी के लगते हैं। और उन लोगों को, अपने साथियों जो मुझ पर यकीन करते हो, अगर तुम्हें कमेंटेटर बनना है और गंभीर कमेंटेटर बनना है, तो आज मैं तुम लोगों को एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, बड़े भाई का मंत्र दे रहा हूं, इसकी गांठ बांधो। तो साहब, आपने बहुत सी रील देखी होंगी कि साहब सीजेपी की फंडिंग कहां से हुई। मुझे पता है, जब दिल्ली में मैंने इतना छोटा सा कार्यक्रम किया, लखनऊ से 12 लोग मेरे साथ गए थे, 3-4 गाड़ियां गई थी, वहां साधारण होटल में रहा, जो एयरबीएम होता है इसमें हम लोग रहे, इतना हार आया, इतनी फ्लेक्सी आई, इतना ये लगा, उतना ये लगा, 40,000 के नीचे, 50,000 के नीचे तो हम आ गए मेरे भाई। लगातार दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है। भैया आज तो मुझसे बोलो मिशन भारत में पैसा कहां से आ रहा है, मैं कहूंगा, बार बार बोलता हूं, मैं कहूंगा 1 मिनट रुको, सीए सर जरा, नहीं बैंक, जरा भैया स्टेटमेंट लेटेस्ट भेजो, पूरे साल का भेजो। करीबन 4-5 मिनट में वो स्टेटमेंट आ जाएगा और 4-5 मिनट में मैं उसको अपलोड कर दूंगा। 10 मिनट का खेल है। मुझसे अगर कोई ये पूछता है कि मिशन भारत में पैसा कहां से आया और इस दिन तक कहां खर्च हुआ, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो नहीं, आप लोग पता है। 1.5 महीने से रिसर्च चल रही है कि इसको पैसा कौन दे रहा है। अरे भैया, अगर सत्ता में तुम्हारा यह हाल है तो फिर से दोहरा दूं, विपक्ष में क्या होगा यार। क्या इन्हीं गलतियों की वजह से 60, 65, 70 साल लग गए सत्ता में आने के लिए? पॉइंट है, क्या इन्हीं गलतियों के? वो तो जब यूपीए में तबाही मच गई, भ्रष्टाचार की तबाही मच गई, कितने कितने स्कैम आ गए, बिल्कुल धरातल पर आ गई यूपीए, तो अब आपकी भैया लॉन्चिंग हो जाती है, बधाई हो। तो ऐसा तो नहीं कि वो लॉन्चिंग यूपीए की गलतियों के ही वजह से हुई थी। आप गलतियां करने में एक्सपर्ट हैं, पर यूपीए ने इतनी कर दी कि साहब आप सत्ता में आ गए। और ऐसा ना हो कि अब आप इतनी कर दें कि यूपीए सत्ता में आ जाए, यानी अब वो इंडिया अलायंस हो गई है। फंडिंग पे चर्चा हो रही है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे सुनने वालों, यार मैं इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं सीजेपी के फंडिंग पे, बताओ मैंने कोई वीडियो बनाया, एक रील बनाई? ये होता है जो मैं अपने मुंह से कह रहा हूं, मुद्दा और तर्क ना छोड़ने वाला मंच और कमेंटेटर। सौरभ दास को जब मैंने चैलेंज किया, उसकी लीगल नॉलेज पर किया। अरे तुम ये बोल रहे हो, अबे बेवकूफ आदमी, ये कानून कहता है, तुम ये बोल रहे हो, कानून ये कहता है, यही किया ना। कभी मैंने कोई रील बनाई कि सौरभ दास के घर का किराया 8 लाख रुपए है? सोच के बताओ, कभी बनाई? अभी मुझे कल बहुत से लोगों ने वो भेजी, रीले भेजी कि साहब दीपके तो एक्सपोज हो गया, कि साहब उसकी डिग्री जो बोस्टन की है वो फर्जी है। मैंने कभी नरेंद्र मोदी जी की डिग्री मांगी? तो मैं अभिजीत दीपके की भी नहीं मांगूंगा। नहीं मांगूंगा। उसकी डिग्री फर्जी है, फंडिंग आईएसआई कर रही है, फंडिंग सरोज कर रहा है। तू इधर उधर की बात ना कर, कारवा क्यों लूटा ये बता। अगर इतना सब है तो फिर दबाव किस बात का? फिर उस आदमी को अपनी यहां मीटिंग में बार बार बुलाने का क्या फायदा? क्यों? वाई? तो मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। बहुत सी रील आई, आपसे कनेक्शन है दीपके का। अच्छा, अगर है तो आप क्या कोई आतंकी संगठन है? क्या है भाई? अगर है तो उसको बंद करवा दो, अगर उसकी फॉरेन फंडिंग है। मतलब अजीब अजीब टॉपिक पर रीलें बना रहे हो। अरे मुद्दे की बात करो, लीगली वो कहां गलत है ये बात करो, अपनी बात से वो कहां पलटे ये बात करो। तुम दीपके की डिग्री मांगोगे, वो मोदी जी की डिग्री मांगने आ जाएंगे। तुमने बोला कि साहब इनकी सीजेपी को पैसा कहां से आया, उधर से काउंटर आया, पीएम फंड से आया, जाके जांच करा लो। मुझे किसी ने मेल डाली कि सर इन्होंने तो अपने आप को फंसा लिया है, आप आरटीआई डाल के पूछ लीजिए, पीएम केयर फंड ने इनको पैसा दिया ही नहीं दिया, अगर नहीं दिया आप इन पे मुकदमा कर दीजिए। मैंने कहा लल्ला, पीएम केयर फंड में आरटीआई एप्लीकेबल भी नहीं है, मैं पूछूं कहां से? उन्होंने कह दिया वहां से आया, जाओ पता लगा लो, मुंह बंद हो गया। कभी भी मुझे सुनने वालों, अगर तुम्हें आगे जाके कमेंटेटर बनना है, ये कुतर्क बातें मत करो, मुद्दे की बात करो कि मालविया रो रहे हैं कि मीठा ने आया है, मीठा ने हमें धोखा दे दिया। अबे तुम्हें पता ही नहीं था ये बात कि धोखा हो रहा है। तुमको किसान आंदोलन में भी नहीं पता था धोखा हो रहा है।
तुमको शाहीन बाग में भी नहीं पता चला धोखा हो रहा है? अरे भैया भैया, तरस खाओ यार, ऐसे काम ना करो कि हंसी आने लगे और कहना पड़े शर्म करो। जब लोग कोई रील डालते हैं या फेसबुक पर डालते हैं, उसको बूस्ट करना बतौर सोशल मीडिया कोई अपराध नहीं है। अमित मालविया, अमित मालविया, कोई अपराध नहीं है। आप पैसा लगाइए, डॉलर्स, वो आपकी रीच बढ़ाते हैं। तो सीजेपी को चाहने वालों ने के पास कहीं से पैसा आया, उन लोगों ने रीलें बूस्ट की, बूस्ट होकर ऐसा लगने लगा कि भैया हर तरफ मार्केट फ्लड हो रहा है। आप पैसा ढूंढते रहना, पैसा कहां से आया, पैसा कहां से आया। सीजेपी से, किसान आंदोलन से लेकर शाहीन बाग तक, शाहीन बाग से लेकर जंतर मंतर तक, साथ में दिल्ली के दंगे में इंक्लूडेड, मैं शाहीन बाग को 2 मिनट के लिए अलग कर रहा हूं, दिल्ली के दंगों को अलग कर रहा हूं, चारों किस्सों में सुनता आ रहा हूं, बाहर से पैसा आया, बाहर से पैसा आया, बाहर से पैसा आया। अबे कहां बाहर से आया, कभी बताओगे? या सत्ता में जाने के बाद बताओगे कहां से आया? अपनी कमियां छुपाने के लिए तुम लोग किसी का साथ देते नहीं, किसी का साथ तुम देते नहीं, और फिर मातम करने बैठते हो। मुझसे भाजपा के लोगों ने कहा, रिजवान भाई दिल्ली अगर आ रहे हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो भाजपा से कोई उम्मीद नहीं करिएगा। मैंने कहा अबे पागल वागल हो क्या? मैं भाजपा से उम्मीद करके वहां आ रहा हूं। मैं भाजपा से उम्मीद करके जय श्री राम बोलने के लिए कोलकाता गया था। वहां पर भी मैंने पहले बताया था कि भाजपा की एक नेता ने मुझसे कहा था कि आप आ तो गए, अगर फंसे तो कोई आपकी जमानत लेने तक नहीं आएगा, लखनऊ से लोग बुलाइएगा। तो ये है कमी तुम्हारी कि रोते पीटते किसी तरह 70 साल बाद, 65 साल बाद सत्ता में आए हो, पर वो चीज आपसे हैंडल नहीं हो रही है। अभी भी आप अपना बेस स्ट्रांग नहीं कर पा रहे हो, और आने वाले टाइम में जब जाओगे तब आप क्या करोगे, मुझे तो यार ये बात ही अमित वालिया एंड कंपनी आपकी समझ में नहीं आ रही। तो मेरे भाई, मातम करना तुम भी बंद करो। मीटा ने हाया ये कर दिया, इंस्टाग्राम ने हाया ये कर दिया। ठीक हो जाओ, सुधर जाओ। अच्छे दिन जब जाते हैं तो फिर आदमी को स्लेट मिटाकर, दिमाग लगाकर एक नई रणनीति बनानी पड़ती है। यह नहीं कि उसी को कुछ ठीक करते रहो और फिर ऐसी की तैसी हो जाए। तो स्लेट मिटाओ, अपने को सुधारो, इस तरह बात करो मानो सरकार में हो। और फिर ये सब जो सोशल मीडिया की लड़ाई हो रही है, इसको वक्त से पहले ठीक कर लो, वरना इसी तरह ट्वीट करते करते अमित मालविया रह जाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज़।